All right. Hi guys. Good morning. Let me switch on the video first. एक बार मेरी शक्ल तो दिखा दूं आप लोगों को. All right. Good. Let me stop the screen share for a while. All right. So, hi guys. My name is Gaurav Jasoria, and I will be taking your physical chemistry ka lecture of volumetric chapter. Right now, to give you a background, मतलब मैंने खुद ने IIT बॉम्बे से बीटेक किया था लॉन्ग बैक 2011 में. आई पास्ड आउट एंड वागड़ में मैंने एक्चुअली पढ़ाया था 2016-2017 में. देयर वाज दिस बैच ऑफ समद, मिहिर एंड और भी थे स्टूडेंट्स जिनको फॉर अ मंथ और टू मैंने वागड़ में पढ़ाया था. एक्चुअली वो लोग जब अंधेरी में थे और वागड़ शिफ्ट हुए तो आई was going to Wagad for completing chapter. So it's a beautiful campus, and abhi recently I have been only taking classes in Andheri and Dadar. So off late Wagad aane ka mauka nahi mila. Last time I came it was for US festival only. So good thing abhi hum log naya chapter start करेंगे. So just a couple of question from you guys. आप लोगों का अभी वॉल्यूमेट्रिक चैप्टर ही चल रहा है ना? Is that correct? ग्रेट. एंड वॉल्यूमेट्रिक में आप लोगों ने जितना मुझे आइडिया लगा है, मैंने कल एक्चुअली प्रतीक से बात करा था, तो प्रतीक टोल्ड मी कि आप लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक में बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन तक पढ़ा है, राइट? सो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज समथिंग जो कि स्टार्टिंग पार्ट ही चैप्टर का है. तो आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं. वी विल डिस्कस थोड़ा सा एक बैकग्राउंड लेके आप लोगों के साथ में मैं आगे का पार्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं ऑफ दिस चैप्टर. नाउ अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि आप लोग जूम सेशन के अलावा स्टेप ऐप से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वॉल्यूमेट्रिक चैप्टर के? स्टेप ऐप आप लोगों ने देखा है, खेला है? ओके मतलब हाँ या ना, कुछ तो जवाब दो. ऐसा नहीं है यार, मैं मतलब डांट नहीं लगाऊंगा कि स्टेप ऐप खेला है कि नहीं खेला है उस चीज की. यस सर, खेला है. खेला है, ठीक है, गुड. अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप लोग एक तो है कि जूम सेशन पे पढ़ रहे हो, ठीक है. जैसे मैं भी अभी आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो मेरे पास ये एक टच स्क्रीन लैपटॉप है और मैं उस पर पेन से लिखूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपको दिखेगा, अपन लोग वैसे पढ़ेंगे. बट इसके अलावा क्या आप लोगों के पास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर किए गए थे? प्री रिकॉर्डेड पिछले साल जो रिकॉर्ड हुए होंगे अकोला जलगांव में जो पढ़ाते हुए रिकॉर्ड करते हैं ना, उसका रिकॉर्डिंग शेयर किया गया था आप लोगों के साथ में, ऐसा कुछ? वॉल्यूमेट्रिक के नहीं कहते, कौन से चैप्टर के करे थे? जीओसी. अच्छा, जीओसी के करे थे, वॉल्यूमेट्रिक के नहीं करे थे. तो वॉल्यूमेट्रिक सर लाइव सेशन में ही पढ़ा रहे थे पूरा? यस. ओके, ठीक है. तो देखो कैसा है कि मेरे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं एंड आपको कौन सा तरीका बेटर सूट करता है, आप लोग मुझे एक बार फीडबैक दो ना कि आप लोगों को कौन सा तरीका सूट करता है ज्यादा, जहां पर हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से भी पढ़ पाए अपने टाइम पे अपने हिसाब से, एंड हम लोग ऑनलाइन भी जो जूम सेशन है उसमें भी चीजों का रिवीजन करें और उससे देखें. दोनों में से तो मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. एक तरीका है जहां पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर नहीं चाहिए, ठीक है, मैं जो भी आपको पढ़ाना होगा वो जूम सेशन में ही बताऊंगा, समझाऊंगा एंड यहीं पे हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे. दूसरा तरीका है जहां पर हम लोग जूम सेशन में तो पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके अलावा मैंने आपको वीडियो लेक्चर भी दे रखा है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, कि आप चलो उसमें से भी देख लो. तो क्या बेटर रहेगा?
मेरे हिसाब से तो हम लोग इसी सेशन में, मतलब एकदम आज का पहला सेशन है तो मैं इसी पे आपको पढ़ाता समझाता हूँ, ठीक है। एंड धीरे धीरे फिर हम लोग देखते हैं बेटर अप्रोच हमारे लिए कैसा रहेगा, ठीक है। तो आज का सेशन जो है उसमें मैं इसी में लाइव स्क्रीन पे ही आपको पूरा बता दूंगा, समझा दूंगा, एंड बेस्ड ऑन दैट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी वांट टू प्रोसीड, ठीक है। ऑल राइट, सो विदाउट नाउ वेस्टिंग मच टाइम मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वापस, ठीक है। मेरा वीडियो मैं हटा देता हूँ अभी, हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर फोकस करना है। ओके, आप लोगों के पास में वॉल्यूमेट्रिक का बुकलेट है ना? सॉफ्ट कॉपी है। हाँ, मतलब सॉफ्ट कॉपी भी चलेगा बट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो उसी में से प्रैक्टिस करने हैं अपने को। ओके, सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चैप्टर का मैं एक बैकग्राउंड आप लोगों के साथ में पहले डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको टेबल ऑफ कंटेंट बोल देता हूँ, जैसे बुक में रहता है ना स्टार्टिंग में। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट एक क्विक रिकैप हो जाएगा आप लोगों का। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर ऐसे मैं और भी लिखता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसका डेफिनेशन एंड इसका कैलकुलेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो डेफिनेशन आई होप आपको आता है एंड कैलकुलेशन करना भी आप लोग सीख गए हो, ठीक है। एज अ क्विक चेक, अगर मैं आपसे पूछूंगा दैट कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? एनीवन? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो क्या आंसर रहेगा? -4 to +4. ऑल राइट, गुड। सो कुछ कुछ आंसर मुझे आए, भूषण ने मुझे आंसर दिया -2, राइट। तो द थिंग इज कि एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट था, ठीक है। ये काइंड ऑफ ट्रिक क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट इसलिए था क्योंकि मुझे आपसे पूछना चाहिए था दैट कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से कंपाउंड में, ठीक है। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड में पूछना था, कार्बन मोनोऑक्साइड में पूछना था, मीथेन में पूछना था, ये सब पे डिपेंड करेगा ना कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है। सो यहाँ पर नोटिस करना दैट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, it is defined for an atom of an element in a particular species, ठीक है। ऐसा होता है कि अगर एक ही कंपाउंड के अंदर, जैसे H2SO5 है, H2SO5 में आपने शायद ये एग्जांपल देखा हो, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग अलग होता है। कुछ एटम्स -1 में रहते हैं, कुछ एटम्स -2 में रहते हैं। अगर आपने ये एग्जांपल पहले देखा हुआ हो तो, देखा ये एग्जांपल पहले? Yes, sir. Yes. राइट, हाँ। सो काफी कॉमन एग्जांपल है। तो ये चीज आपको एक ध्यान रखनी रहती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम का डिफाइन करा जाता है ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। फिर आपने डेफिनेशन तो नोटिस करा ही होगा कि इसका डेफिनेशन कैसा है, तो मैं डेफिनेशन और कैलकुलेशन की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। कैलकुलेशन के अंदर भी आपने देखा होगा देयर आर 2 मेथड्स, ठीक है। एक मेथड तो होता है कि हम लोग लो स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है।
लुईस स्ट्रक्चर बना बनाकर हम लोग ये देखें कि एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कि ज़्यादा है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग आंसर करें कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। और दूसरा होता है हम एक सेट ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है, गाइडलाइंस एक्चुअली बेटर वर्ड है क्योंकि रूल तो नहीं है वो, मतलब उनमें वो कभी कभी एप्लीकेबल होते हैं, कभी कभी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो एक सेट ऑफ गाइडलाइंस आप लोगों ने सीखी थी या सीखी होंगी, जिनके थ्रू आप ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स के बताते होगे, एज एन एलिमेंट्स के बताते होगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 है, तो H2SO4 में मान लो मैं आपसे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूंगा, तो आप क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू द रूल्स हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है, एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, एंड सबके ऑक्सीडेशन का स्टेट का सम, सारे सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम शुड बी इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द स्पीशीज। तो इससे आप बता दोगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा, ये रूल से हो गया। या फिर आप स्ट्रक्चर से कोई लुईस स्ट्रक्चर बना के बता दे दैट ये H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, एंड उसमें हम लोग देखेंगे तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डेड है, ठीक है, 2 जगह पर सिंगल बॉन्ड है एंड 2 जगह पर डबल बॉन्ड है। तो अब क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स सब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, तो सल्फर ने 2 ऊपर दे दिए इलेक्ट्रॉन्स, 2 नीचे दे दिए, एक लेफ्ट में दे दिया, एक राइट में दे दिया, तो इसका टोटल वी कैन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर से भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। अच्छा, ये चीज देने के बाद में, समझने के बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। देयर आर सम सिलेक्ट एग्जाम्पल्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सर्टन एग्जाम्पल्स आर मस्ट, ठीक है, और इसको मैं बोल सकता हूँ सर्टन एग्जाम्पल्स मस्ट बी रिमेंबर्ड, must be remembered where the rules or you can say guidelines do not give correct answer or give average answer, ठीक है। करेक्ट आंसर कैसे पता पड़ता है? फिर वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही पता पड़ता है। कौन से एग्जांपल्स आप लोगों ने करे हैं, मुझे एक बार आइडिया दो। आप लोगों ने H2SO5 करा होगा, H2S2O8 भी करा होगा, है ना। फिर आपने Na2S2O3 भी करा होगा, Na2S2O3 करा है आप लोगों ने? Na2S2O3, Na2S4O6, ये वाले एग्जाम्पल करें आपने? ये सब एनसीईआरटी में भी हैं। C3O2, CrO5, और कौन सा था? CH3COOH, इनमें से कौन से एग्जाम्पल कर रहे हैं आप लोगों ने? गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
Am I audible? चैट पे ही बता दो. अच्छा, let me type on the chat. ओके ठीक है, आवाज आ रही है ना? मुझे लगा कहीं आवाज ही नहीं आ रही हो. हाँ, तो मुझे थोड़ा सा एक आइडिया दो ना. आप लोगों ने ये एग्जाम्पल्स एक बार देखे हैं कि नहीं देखे हैं? वो C3O2 वाला नहीं किया. C3O2 वाला नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है. बाकी करें तो अच्छी बात है. तो C3O2 वाला मैं सर बता वो देता हूँ. Na वाले दोनों भी नहीं. ये वाले दोनों भी नहीं करे? अच्छा ठीक है. Na2O. हाँ हाँ हाँ, तो ये भी मैं करा देता हूँ. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आगे काफी काम आते हैं इस चैप्टर में, तो ध्यान से नोटिस करना. ठीक है. अगर मैं रूल से जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना कंपाउंड. ठीक है. एंड उसके अंदर मैं एलिमेंट हाईलाइट कर देता हूँ. जैसे Na2H2O3 है, इसमें मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए. ठीक है. तो बाय रूल्स मैं निकालूंगा तो कैसा आंसर आएगा? बाय रूल्स नोटिस करना यहाँ पर कैसा आंसर रहता है. 2 सोडियम के रहेंगे +1, सल्फर के हमें निकालने हैं, और ऑक्सीजन के -2 रहेंगे, है ना? इस तरीके से रहेगा ये. तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा +2. ठीक है. अब ये जो वैल्यू है ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है. अगर आप बाय स्ट्रक्चर जाते हो तो इसमें नोटिस करना इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है. ये आपको पता नहीं होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, और ना ही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए पहले से. ठीक है. बट अब मैं क्योंकि बता रहा हूँ आपको, तो आगे आप इसको ध्यान रखोगे. ठीक है, क्योंकि ये काफी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि इस चैप्टर में हम लोग बहुत बार यूज करेंगे आगे. ठीक है. तो यहाँ पर नोटिस करना इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है. H2O3 2- आयन रहता है और Na+ के कटायंस रहते हैं. ठीक है. ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है. तो इसमें आप नोटिस करोगे तो सोडियम कैसा रहेगा? +1. ठीक है. ऑक्सीजन -2, ये वाला ऑक्सीजन भी -2, ये वाला ऑक्सीजन भी -2. ठीक है. अब बिटवीन दीज टू सल्फर, ठीक है, ये ऊपर वाला सल्फर और नीचे वाला सल्फर, एक ध्यान देना पॉइंट कैसा रहेगा कि ये वाला सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड ये वाला सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा sp2 है. sp2 वाले की. तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग मान लेंगे कि ऊपर वाले सल्फर की तरफ शिफ्टेड रहेंगे. तो ऊपर वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गया और नीचे वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया. ठीक है. तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर -2 एंड +6. ठीक है. तो इससे क्या समझ में आया? एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज -2 एंड +6. और फॉर्मूला से हमें क्या मिला? हमें मिली एवरेज वैल्यू. ठीक है. विच इज ऑल्सो ओके. एवरेज वैल्यू इज ओके. हम लोग कैलकुलेशन में ये एवरेज वैल्यूज ही यूज करेंगे. ठीक है. लेटर इन द कैलकुलेशंस
we can use average values also. ठीक है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा. ठीक है. अच्छा, एक और एग्जांपल देखना. इसका Na2S4O6. ठीक है, इनके नाम भी ध्यान रखना. इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट. ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हमारे काफी काम आएंगे आगे. इसको नाम देते हैं सोडियम थायोसल्फेट. ठीक है, ये भी हमें काफी काम आएगा आगे. ठीक है, so both these compounds are quite useful. अच्छा, इसमें अगर आप रूल से जाओगे तो कैसा दिखेगा? सोडियम +1 रहेगा. ठीक है, एंड सल्फर हमें निकालना है, एंड ऑक्सीजन -2 रहेगा, एंड टोटल इनका 0 कर देंगे तो x कितना आ जाएगा? +2.5. ठीक है, 10/4, or you can say 2.5, which is again an average value. ठीक है, इसका एक्चुअल वैल्यू वापस इसके स्ट्रक्चर से आएगा. इसका स्ट्रक्चर नोटिस करना कैसा रहेगा? Na+, then O-, एंड ये इसका स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये स्ट्रक्चर पहले से पता होना चाहिए था. ठीक है, बट अब जब क्योंकि बता दिया गया है तो आप इसको डेफिनेटली याद रखोगे. ठीक है, इसमें आप नोटिस करना अभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे रहेंगे. ये सोडियम +1, ये ऑक्सीजन -2. सोडियम +1, ऑक्सीजन -2. ठीक है, नीचे वाले ऑक्सीजन -2, ऊपर वाले ऑक्सीजन भी -2. अब यहाँ पे सल्फर देखना, यहाँ पर ऑल सल्फर आर sp3 हाइब्रिड. ठीक है, ये जो बीच वाले सल्फर है इनके लोन पेयर प्रेजेंट है ना, इसके लिए इनका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही है. ठीक है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर हो जाएंगे तो यहाँ पर नोटिस करना, ये बीच वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगा, एंड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 रहेगा. तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? दैट एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +5 एंड 0. हमें यहाँ पर एवरेज वैल्यू भी 2.5 पर सल्फर एटम चलेगा. ठीक है, अच्छा, बस एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ. C3O2 का, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड. ठीक है, ये कार्बन सब ऑक्साइड कैसा है? अगर मैं रूल्स यूज करूं तो 3 टाइम्स x + 2 टाइम्स -2 = 0. तो x कितना आ जाएगा मेरा? +4/3. वापस से क्या हो गया? ये एवरेज वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू कैसे पता पड़ेगा इसका? जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे. ये इसका लो स्ट्रक्चर होता है. तो इसमें आप नोटिस करोगे तो ऑल कार्बन आर sp हाइब्रिड. तो इसमें यहाँ पर ये 0 रहेगा कार्बन, क्योंकि दोनों से इक्वल शेयरिंग हो रहा है, एंड ये ऑक्सीजन -2 रहेगा, जिसकी वजह से ये कार्बन +2 रहेगा, ये ऑक्सीजन -2, इसकी वजह से ये कार्बन +2. तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +2 एंड 0. ठीक है, ये समझ में आई 3 एग्जांपल्स. मैं जूम आउट करके वापस से दिखा देता हूँ एक बार. ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स. अच्छा, एक चीज जरूर समझना, मैं आई होप आप लोग साथ में अभी नोट्स लिख रहे हो. ठीक है, वैसे अगर बीच में कुछ मिस भी हो जाता है या कुछ स्किप भी हो जाता है तो डोंट वरी, मैं इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग एज वेल एज जो ये नोट्स में लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, इसका PDF बना के आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा. ठीक है, आफ्टर द क्लास. तो ऐसा डोंट वरी कि
कुछ मिस हो जाएगा या कुछ छूट जाएगा, इंटरनेट बीच में अगर चला जाए तो ऐसा, डोंट वरी अबाउट इट। एट द सेम टाइम ऐसे भी मत बैठना कि प्रवचन चल रहा है, आपने पेन पेपर सब साइड में रख दिया है और हाँ स्क्रीन पे चल रहा है जो चल रहा है, ध्यान कहीं और है, वैसा मत करना। ठीक है, साथ में नोट्स लिखते जाओ, बनाते जाओ। ओके, ऑल राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो काफी क्रूशियल रहते हैं ये। अच्छा, अब एक बार आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया, तो उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक क्या सीखा होगा? आपने सीखा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कि आखिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एंड उसके अंदर आपने कुछ नए टर्म्स सीखे होंगे, लाइक ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। राइट, आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर है। ठीक है, मैं आप लोगों से एक दो एग्जांपल करके इनको टेस्ट कर लेता हूँ क्विकली, मुझे बताना आप लोग। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई इफ द फॉलोइंग reactions are redox or not। ठीक है, तो मुझे एक बार क्विकली ये आइडेंटिफाई करके बताओ। दो एग्जांपल लिखता हूँ, N2O5 plus H2O is giving HNO3। ठीक है, and don't worry about balancing and all। and एक लिख देते हैं zinc plus HCl gives ZnCl2 plus H2। ठीक है, तो मुझे बताओ हाँ, पहला वाला नॉन रिडॉक्स है, बहुत बढ़िया। पहला वाला आप देखोगे तो उसमें कैसा रहेगा, ऑक्सीजन -2 एंड नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2 एंड नाइट्रोजन +5 ही आ रहा है। तो यहाँ पर कैसा हो गया, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सेकंड वाला केस क्या है, सेकंड वाला केस राइट, तास्किन ने भी सही दिया है, सेकंड वाला स्टेट रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा तास्किन, इसमें बता दो मुझे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है?
इसमें आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, जिंक 0 है, हाइड्रोजन +1, और यहाँ पर जिंक +2 है और हाइड्रोजन 0 में चला गया, राइट। सो जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन इम्प्लाइज जिंक क्या हो जाएगा, जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि वो खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। एंड हाइड्रोजन के साथ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन +1 से 0 आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन खुद +1 से 0 आ रहा है, मतलब इट अंडरगोज रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, HCl इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑल राइट, तो ये आपको समझ में आया, ओके। सो अब यहाँ पे नोटिस करना, आई थिंक रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ने के बाद में नेक्स्ट जो आपको एक इम्पॉर्टेंट आइडिया और होना चाहिए इज ऑन द टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, हाँ गाइज लेट मी नो, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं? नहीं। ओके ठीक है, तो ये भी हमें एक्चुअली पता होना चाहिए। आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो उसमें भी आपको ये टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन मिलेंगे जो कि हमारे लिए आगे इम्पॉर्टेंट होते जाते हैं। तो इसमें नोटिस करना, सबसे पहला टाइप तो रहेगा सिंपल, ठीक है, सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन में कैसा रहेगा, वन एलिमेंट और यू कैन से कंपाउंड is oxidizing agent, ठीक है, and another element or species is reducing agent, ठीक है। सिंपल सिंपल सा एकदम, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी अपन ने जस्ट देखा, जिंक प्लस जिंक को ऐसे एसिड सोल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बन के हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाती है, राइट। तो ये हमारा एक सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन हो गया जिसमें जिंक 0 से +2 जा रहा है तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड हाइड्रोजन +1 से 0 जा रहा है, मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। या कोई और सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जैसे KMnO4, ठीक है, इसको FeSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करना, थोड़ा सा मैं इसको फास्ट लिख देता हूँ, ये MnSO4 एंड Fe2SO4 होल थ्राइस बना देता है, ठीक है, प्लस साथ में कुछ कुछ स्पेक्टेटर स्पीशीज भी बनती हैं लाइक K2SO4 एंड H2O। तो इसमें देखना आप क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंगनीज +7 से +2 जाता है एंड आयरन +2 से +3 जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्योंकि खुद रिडक्शन हो रहा है खुद का, एंड आयरन खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। बाकी जो सब है, मतलब जैसे ये H2SO4 हो गया,
या K2SO4 हो गया या H2O हो गया, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर स्पीशीज, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनके एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एक सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नोटिस करना। अब एक होता है नेक्स्ट, एक और टाइप जो होता है वो कहलाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कैसा रहता है? इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन या फिर इसको ऑटो रिडॉक्स भी बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन नोटिस करना, इसकी डेफिनेशन कैसा है? एलिमेंट्स, I should write elements undergoing reduction and oxidation are part of the same molecule, are part of the same molecule। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप नोटिस करना, अगर मैं ये एग्जाम्पल लूँ KClO3, ठीक है, इसको अगर मैं हीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं हीट कर देता हूँ तो इससे KCl और O2 बनता है। ठीक है, तो एक बार मुझे सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर। ट्राई करो फटाफट। हाँ प्रतीक सही डाला है, बट थोड़ा सा अलग रहेगा। पोटेशियम +1, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन +5 आएगा, +7 नहीं। ठीक है, एंड देन यस, ये +1 -1 एंड ऑक्सीजन 0। ठीक है, तो ये आपने नोटिस करा यहाँ पर क्लोरीन इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, एंड ऑक्सीजन का आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो यहाँ पर राइट, यहाँ पर अब आप नोटिस करना दैट जो KClO3 है, इसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर, इसी मॉलिक्यूल के अंदर हमारा एलिमेंट अंडरगोइंग रिडक्शन एंड एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन दोनों प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये वर्ड इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन। जैसे मान लो मैं बॉम्बे के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ, अंधेरी से बोरीवली जा रहा हूँ, तो कोई मुझे पूछेगा तो मैं बोलूंगा इंट्रा सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब विद इन द सिटी। और अगर मान लो मैं बॉम्बे से पुणे जा रहा हूँ, ठीक है, मुंबई से पुणे गए, तो उसको क्या बोल देंगे? इंटर सिटी। एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके। देन एक और टाइप देखना, विच इज कॉल्ड एज, थोड़ा सा बड़ा सा नाम है, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? इसमें ध्यान से नोटिस करना, सेम एलिमेंट
ठीक है, सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, सेम एलिमेंट। जैसे यहाँ पे नोटिस करना, I2 को अगर हम बेसिक मीडियम में डाल देते हैं तो उससे I माइनस एंड IO3 माइनस बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। तो इसमें आप नोटिस करोगे आयोडीन 0 से -1 एंड +5 जा रहा है। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन पूरा हर जगह -2 है, हाइड्रोजन पूरा हर जगह +1 ही है, तो वो तो स्पेक्टेटर है। इट इज ओनली आयोडीन एलिमेंट विच इज अंडरगोइंग बोथ रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नाम याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका बता देता हूँ। जैसे एक और एग्जांपल आप देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम लोग डिकम्पोज कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड गोज इनटू H2O एंड O2। ठीक है, आप देखो, चेक करके बताओ मुझे कैसा कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ऑलराइट, सो क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ऑक्सीजन -1 है, H2O2 में ऑक्सीजन -1 है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में -2 और 0 में जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 रहेगा, यहाँ पर भी +1 रहेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर फोकस नहीं है, फोकस ऑक्सीजन के ऊपर है। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 से -2 एंड 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीजन का ही रिडक्शन हो रहा है एंड ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, फिर इसमें एक और लास्ट टाइप नोटिस कर लो जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉम प्रोपोर्शनेशन। कॉम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये कॉम प्रोपोर्शनेशन एक्चुअली डिस्प्रपोर्शनेशन जैसा ही है, बट थोड़ा सा रिवर्स मैनर में। ठीक है, थोड़ा एक बार यहाँ पर ऑब्जर्व करना एग्जाम्पल के थ्रू। सेम एलिमेंट undergoes oxidation as well as reduction. Same element undergoes oxidation as well as reduction, बट थोड़ा सा अंतर रहेगा। यहाँ पर ऊपर कैसा था, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, यहाँ पर सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन में। ठीक है, कैसा होगा, ऐसे गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट से एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा एज वेल एज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैसा हो रहा है, यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर फ्रॉम
उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से किधर जाएगा, टू अ पर्टिकुलर, मतलब इन बिटवीन, टू यू कैन से इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, ठीक है। जैसे यही केस में जो पिछला वाला एग्जांपल था, इसमें I माइनस एंड IO3 माइनस को अगर मैं एसिडिक मीडियम में डाल देता हूँ तो ये I2 बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन -1 एंड +5 से 0 में जा रहा होगा, ठीक है। तो इट इज यू कैन से रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है। इसको नाम दे दिया कॉम प्रपोर्शनेशन, ये आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स है, ठीक है। अगर आप मुझसे ऐसे पूछो तो आपको एक डाउट आता है कि सर ऐसे तो बहुत सारे टाइप पॉसिबल है, मतलब कल को आप कुछ ऐसा टाइप बता दो जिसमें ABCD कोई कंपाउंड है, उसमें से A का ऑक्सीडेशन हो रहा है, B का रिडक्शन हो रहा है, C का रिडक्शन हो रहा है और ये दो डिफरेंट स्टेट में जा रहा है, ठीक है। B का भी रिडक्शन हो रहा है, कुछ भी बना दो ना, आप एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो ऐसे। तो ऐसे क्या है, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, बट हमारा काम या हमारा जो सिलेबस है उस पे अगर हम फोकस करें तो उस सिलेबस के अंदर हमें बताया गया है कि भाई आप ये जो 2-3 टाइप के रेडॉक्स रिएक्शंस हैं इनका डेफिनेटली ध्यान रखो, क्योंकि ये कॉमन टाइप्स हैं और इनके एनालिसिस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको ऐसे मिसलेनियस, ठीक है, रैंडमली कुछ भी डिफिकल्ट केसेस सिनेरियोस के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। यस सर। ओके, अच्छा, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के बाद में आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हो कि हाँ अभी ये समझ में आ गया रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, उसके टाइप्स भी समझ में आ गए, तो आप लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हो, ठीक है। अब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करने के भी मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका इज द गुड ओल्ड मोल कंसेप्ट वाला तरीका विच इज हिट एंड ट्रायल, ठीक है। बेस्ट तरीका होता है ये, टाइम भी वेस्ट नहीं होता ज़्यादा, फटाफट देख लेते हैं, हिट एंड ट्राई कर करके एलिमेंट बाय एलिमेंट बैलेंस कर लेते हैं। पर समटाइम्स कैसा होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में आयंस दिए होते हैं या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो उस केस में आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। आपने ये स्टेप बाय स्टेप मेथड शायद सीखा होगा, इसमें भी मतलब मल्टीपल तरीके हैं। आप लोगों ने कौन सा वाला तरीका सीखा है, कोई सा भी एक तरीका सीख लो, वो दैट इज गुड। तो आपने कौन सा तरीका सीखा है इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ओके, ठीक है, तो परफेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज आल्सो ग्रेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अगर आप पढ़ लोगे तो उससे भी आपको बैलेंसिंग करना आ जाएगा। इसमें कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपने देखे होंगे और उनसे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी आ जाएगी, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एज एन हाफ रिएक्शन, रिडॉक्स हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ लिख के फिर उनको मर्ज करके वो सारे स्टेप्स आपने करे होंगे। एंड मैं अभी एक्चुअली उन स्टेप्स को दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा, वो मतलब सेम स्टेप्स ही हैं, बार बार उनको करने का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है आपके लिए। एक्चुअली इस चैप्टर में बैलेंसिंग करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बिना बैलेंसिंग करे भी आप इस चैप्टर में एनालिसिस कर सकते हो एंड एक्चुअली वही फास्टर मेथड आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आता है, बेसिक आइडिया है उसका, क्लियर है। तो फिर मैं आगे वाले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, बताओ मुझे बैलेंसिंग वाला पार्ट क्लियर है।
नहीं है तो भी बता सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक दो एग्जांपल बैलेंसिंग के करके भी बता दूंगा। ठीक है। भूषण तुम्हारा आवाज थोड़ा ब्रेक हो गया, मुझे समझ में नहीं आया तुमने यस बोला कि नो बोला। टाइप टाइप करके ही दे दो मुझे, चैट में टाइप करके लिख दो कि मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सर हाँ बोलो प्रतीक। ओके ठीक है। सो आई थिंक हाँ ये बैलेंसिंग वाला पार्ट आप लोगों को आता है समझ में। गुड। अच्छा अब नोटिस करना, एक बार जब बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन आ जाता है समझ में, तो उसके बाद हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वो कहलाता है इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। सो इसमें नोटिस करना कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बिफोर प्रोसीडिंग आगे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले, राइट? तो मोल कंसेप्ट चैप्टर का, ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अगर मैं आपसे पूछूं मोल कंसेप्ट चैप्टर का क्या था? बोलो, कुछ तो आइडिया होगा मोल कंसेप्ट चैप्टर के बारे में। ऑल्दो स्टार्टिंग का चैप्टर होता है, कई बच्चों को बहुत तकलीफ आती है उसमें, आई रिमेम्बर, मुझे भी आई थी, पर धीरे धीरे वो जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड ऑल, तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हाँ बेसिक बेसिक मोल एनालिसिस करना होता है। तो जो मोल कंसेप्ट चैप्टर था उसका हमारा ऑब्जेक्टिव जो था, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना, दैट ऑब्जेक्टिव वाज टू एनालाइज रिएक्शंस। ठीक है, एनालाइज रिएक्शंस एंड एस्टैब्लिश relationship between reactants and products। and establish relationship between reactants and products। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता था। तो हम लोग मोल कंसेप्ट में कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते थे, आपको याद है? मोल कंसेप्ट में हम लोग कैसे करते थे? मोल कंसेप्ट में हम लोग करते थे ऐसे, मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट। जो भी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन में स्पीशीज रहती थी उनके बीच में रिलेशनशिप ऐसे ही स्टैब्लिश करते थे। तो वैसे ही हम लोग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो रिलेशनशिप, वो आप नोटिस करना, दैट इसमें मैं आपको नोटिस कराऊंगा, वी विल नॉट नीड
बैलेंस्ड कोएफिशिएंट, हमें कोएफिशिएंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मुझे एक्चुअली डिटेल में जाने की बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप मुझसे अगर पूछो ऑनेस्टली कि अगर हमको ये नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, तो अगर आपको बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आ गया है, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आ गया है एंड आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, आप कोई एग्जाम वगैरह नहीं दे रहे हो, आपको बस रिएक्शन को एनालाइज करना है, तो फिर आपको इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मोल कंसेप्ट पढ़ने के बाद में बैलेंस्ड रिएक्शन मिल जाए तो आप सारा सारा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, या कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट लगेगा, मास में बताना है, मोल्स में बताना है, वॉल्यूम में बताना है, सब आप प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है। तो अगर आप टाइम नहीं बचाना चाहते हो, ठीक है, जस्ट बेसिक मेथड से जाना चाहते हो, तो बैलेंसिंग करने के बाद में काम खत्म है, ठीक है। बट एग्जाम देना है अपने को, और एग्जाम में क्वेश्चंस जब हमारे सामने आएंगे तो उसमें हमें टाइम बचाना है, एंड उसको बचाने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कॉल्ड इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, जिसमें हम विदाउट बैलेंसिंग भी, ठीक है, यहाँ पे विदाउट बैलेंसिंग, नो नीड ऑफ बैलेंस कोएफिशिएंट, विदाउट बैलेंसिंग भी हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएंगे, ठीक है। एंड वो रिलेशनशिप कैसा होगा, वो रिलेशनशिप किस तरीके से लिखा जाएगा, वो मैं आपको अब थोड़ी देर में समझाऊंगा। इतना पार्ट क्लियर है? ये पार्ट समझ में आया? ओके, अब नोटिस करना कि हम कैसे मूव करेंगे। सो सिमिलैरिटी देखना है यहाँ पर, सिमिलैरिटी बिटवीन मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, एंड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर लिखते जाएंगे, नए नए टर्म्स कुछ यूज करेंगे हम लोग आगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ में लिखता जाऊंगा। आप लोगों ने जब मोल कंसेप्ट भी पढ़ा था, तो मोल कंसेप्ट पढ़ते हुए आप लोगों ने भी कुछ नए नए टर्म्स सीखे थे, जैसे आप लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट सीखा था क्या होता है, आप लोगों ने मोल्स सीखा था, मोलैरिटी सीखा था। तो ये सब जब आप सीखे तो इनको यूज कर करके आप एनालिसिस करने लगे थे। वैसे ही जब आप इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट सीखोगे, ठीक है, जब आप इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो कुछ नए टर्म्स आपके सामने आएंगे, वो टर्म्स एक बार देखना क्या क्या रहेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में काफी सिमिलैरिटी रहेगी। सो पहला टर्म देखना, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट या ऐसे MW से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। इसका डेफिनेशन क्या होता था मॉलिक्यूलर वेट का, किसी को याद है? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड? बताओ, कुछ तो आइडिया लो, ऐसा थोड़ा ना मॉलिक्यूलर वेट के बारे में आपको पता ही नहीं है। प्रतीक तुम ही बता दो, मॉलिक्यूलर वेट का कोई डेफिनेशन। Sum of the atomic weight of an atom in a molecule. बिल्कुल सही, ठीक है, ये एक डेफिनेशन है, और इनफैक्ट काफी अच्छा और सिंपल डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन होता है मॉलिक्यूलर वेट का, क्या डेफिनेशन होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड इज mass in grams of 1 mole
ऑफ कंपाउंड, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। It is the mass in grams of 1 mole of substance. अच्छा, उसी तरीके से यहां पर हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे इक्विवेलेंस वेट, ठीक है, एक नया टर्म आएगा इक्विवेलेंस वेट। इसका डेफिनेशन रहेगा इट इज द मास, ठीक है, सेम इन ग्राम्स ऑफ amount of substance which gives or takes 1 mole of electrons, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन में सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जो सब्सटेंस ये एक्सचेंज करते हैं उनके लिए हम लोग ये टर्म डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। एंड ये इक्विवेलेंट वेट होता है मास ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच गिव्स और टेक्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, यहां पर नोटिस करना एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। इक्विवेलेंट वेट is equal to molecular weight upon something called as n factor, ठीक है। क्या होता है ये n फैक्टर, मैं थोड़ी देर में समझाता हूं, ठीक है, थोड़ी देर में मैं इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए एक बार पहले रिलेशनशिप लिखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट ये आपस में रिलेटेड होते हैं by this term called as n factor, ठीक है। अच्छा, अभी ऑब्जर्व करना, मोल कंसेप्ट में हमने एक और टर्म डिफाइन करा था मोल्स, ठीक है, और इसका कैलकुलेशन कैसा था, मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। उसी तरीके से यहां पर अब हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे विच इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट्स, ठीक है। एंड इक्विवेलेंस हो जाता है मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या रहेगा, ठीक है, यहां पे मैं इक्विवेलेंट का डेफिनेशन भी लिख देता हूं। Equivalence of a substance means total moles of electron given or taken by substance, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंस बोले जा रहे हैं तो इसका मतलब दैट उतने इक्विवेलेंट्स, मान लो किसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट आए 5, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सब्सटेंस 5 मोल इलेक्ट्रॉन दे या फिर ले रहा है इन द रिएक्शन, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए, ये दोनों फॉर्मूला जो ऊपर है इनको ध्यान में रखते हुए मैं इक्विवेलेंट्स और मोल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकता हूं। देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट था मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हैं अपन, अभी अपन ने ऊपर देखा, इक्विवेलेंट वेट को लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो ये एन फैक्टर इधर चला गया, राइट, एंड ये मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज मोल्स। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ये समझ में आया।
इक्विवेलेंट्स कैन बी रिटन एज मोल्स इनटू n फैक्टर। ठीक है, अच्छा फिर एक और टर्म, लास्ट टर्म देख लो यहाँ पर, हम लोग मोलारिटी डिफाइन करते हैं। मोलारिटी कैसे डिफाइन करते हैं? मोलारिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। ठीक है, we'll define a term called as normality which will be equal to equivalence upon volume of solution in liters। ठीक है, ये हम लोग एक और नया टर्म डिफाइन करेंगे कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, अगर मैं आपको पूछूंगा मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशनशिप, तो आप मुझे बता सकते हो क्या रहेगा? ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप सारे डेफिनेशंस देख सको एंड मुझे एक बार बता सको कि मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। कोशिश करो, यही फॉर्मूलाज यूज कर करके कुछ इस्टेब्लिश कर सकते हो क्या? बताओ। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। परफेक्ट, एकदम सही। सो यहाँ पर आ जाएगा, आप देखना नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम था, और इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं? मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मोलारिटी। इट विल बी मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो अब आप नोटिस करो कि हमने 3 नए टर्म सीखे हैं, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंस एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंस और नॉर्मेलिटी, ये 3 नए टर्म सीखे हैं, और इन तीनों को हमने मोल कंसेप्ट के जो हमारे नोन टर्म्स हैं उनके साथ रिलेट कर दिया है यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज एन फैक्टर। ठीक है, यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? एन फैक्टर। तो अब हमारा पूरा फोकस है इस चीज पर कि भाई ये एन फैक्टर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज दिस एन फैक्टर? इसका डेफिनेशन, इसका कैलकुलेशन, ये मैं अब आपको कराता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा आगे का हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग विल बी दिस ओनली, एन फैक्टर, और इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं कई बार, वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब इसमें ध्यान से नोटिस करना, डेफिनेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर is dependent on the type of scenario। तो n फैक्टर का कैसा है? n फैक्टर का कैलकुलेशन जब हम करने जाएंगे तो उसमें सिनेरियो बोल लो या फिर केस बोल लो, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ केस और टाइप ऑफ सिनेरियो जिसका हम लोग एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताए, क्योंकि इन सब टाइप्स में एन फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन ध्यान में रखना जरूरी रहता है ताकि हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेशन सही से कर पाए। ठीक है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है दैट आप ये सिनेरियोज या केसेस ध्यान में रखो। ठीक है, अच्छा अब मैं सबसे पहले सिनेरियो या सबसे पहले केस के बारे में डिस्कस करता हूं। तो इसमें ऑब्जर्व करना आप, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पर रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन। सो
पहला सिनेरियो हम लोग देखेंगे नॉन रिएक्टिंग कंडीशन। रिएक्शन हो नहीं रहा है और आपसे बस पूछा है, जैसे मतलब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है कि यार मुझे FeCl2 का इक्विवेलेंट वेट बता दो। ठीक है, यही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे FeCl2 का इक्विवेलेंट वेट बता दो। ठीक है, अब आपको पता है कि यार इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आ जाएगा, मैं सबके एटॉमिक वेट दे दूंगा तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, पर एन फैक्टर कैसे निकालोगे वो अब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो वो किस सिनेरियो में आ जाएगा? नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोटिस करना, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में भी थोड़े से सब टाइप्स करने पड़ेंगे डिस्कस। सो एक रहेगा एसिड्स। ठीक है, एसिड्स में कैसा रहेगा यहाँ पर नोटिस करना, मैं इसको दूसरी तरीके की इंक से लिख देता हूँ। ठीक है, एसिड्स में कैसा रहेगा? एसिड्स में नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एन फैक्टर। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा तो आपको उसका एन फैक्टर अगर मुझे बताना है तो कैसा चलेगा? अगर HCl एसिड दिया तो उसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। अगर मैं आपको दूंगा H2SO4, तो H2SO4 में नोटिस करना एक मॉलिक्यूल में एन फैक्टर कितना हो गया? 2, क्योंकि दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। अच्छा, H3PO4 का एन फैक्टर कितना होगा, कोई बताएगा? H3PO4 का एन फैक्टर कितना होगा? 2। नहीं, H3PO4 में तो 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं ना। अगर मैं पूछूंगा H3PO3 एंड H3PO2 का एन फैक्टर, तो आप बताओ मुझे। ये आपने बॉन्डिंग में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सीखे होंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं पर मॉलिक्यूल। H3PO3 में कितने होते हैं? फॉस्फोरस एसिड। सर H3PO3 में 1। नहीं, H3PO3 में 2 रहेगा एंड H3PO2 में 1 रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखो ना, चलो मैं एक बार दोबारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें तीनों H आयोनाइजेबल है। ठीक है, ये जो H3PO3 है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? H3PO3 के स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये वाला H जो कि डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच्ड है वो आयोनाइजेबल नहीं है। H3PO2 का स्ट्रक्चर, इसमें दो H डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच्ड है, वो आयोनाइजेबल नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन से अटैच्ड वाला आयोनाइजेबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे भी आपको उस टाइम पे भी बोला होगा, काम आएगा आगे। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें
कोई बेस के बारे में पूछा जाए, ठीक है, ये तो एसिड के बारे में हो गया। बेस के बारे में कैसा डेफिनेशन होगा? नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH माइनस आयंस और नंबर ऑफ H plus that can be accepted per molecule। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कुछ एग्जांपल डिस्कस करूं, तो बेस है लेट्स से NaOH, तो उसका एन फैक्टर कितना होगा? एन फैक्टर 1 रहेगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का 3, अमोनिया का कितना रहेगा? अमोनिया एक H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है ना? ये समझ में आया? ओके, अगर कोई एम्फीब्रोटिक स्पीशीज है तो उसके बारे में क्या रहेगा? कोई अगर एम्फीब्रोटिक स्पीशीज है तो उसमें आप आंसर देना कि n factor as acid and n factor as base are reported separately। ठीक है, ऐसे सेम सेम कुछ ऐसे एवरेज या एडिशन करके नहीं करते। ठीक है, तो उसमें जैसे मान लो कोई एम्फीब्रोटिक स्पीशीज है HCO3 माइनस आयन, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, तो एज एसिड एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 1, क्योंकि एक H प्लस दे सकता है। एंड एज बेस इसका एन फैक्टर रहेगा वापस से 1, क्योंकि ये एक H प्लस ले सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा से H2PO4 माइनस के बारे में, ठीक है, H2PO4 माइनस एज एसिड क्या एन फैक्टर शो करेगा? बताओ कितने H प्लस दे सकता है H2PO4 माइनस? नहीं, आपकी आवाज आ नहीं पाई। 2 H प्लस दे सकता है, राइट। और एज बेस कितने H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है? 2। नहीं, एक्सेप्ट तो एक ही कर पाएगा ना। H2PO4 माइनस से ये H3PO4 बन सकता है ना, एक H प्लस एक्सेप्ट करके। इसके आगे थोड़ा ना H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो एज बेस ये सिर्फ एक ही H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर 1 रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। HPO4 माइनस, ये भी एम्फीब्रोटिक स्पीशीज है। एज एसिड इसका एन फैक्टर कितना रहेगा एंड एज बेस इसका एन फैक्टर कितना रहेगा?
कितने H प्लस लूज कर सकता है ये? एज एसिड 1, राइट, एकदम सही जवाब प्रतीक, और भूषण का भी सही जवाब है। एंड एज बेस इसका इन फैक्टर 2 रहेगा क्योंकि 2 H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, सो एसिड बेस और एम्फीब्रोटिक स्पीशीज में तो आपको इन फैक्टर कैलकुलेट करना आया। ठीक है, अब अगर मान लो सॉल्ट है, ठीक है, देयर इज सम सॉल्ट, एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है, सॉल्ट है, तो इस केस में नोटिस करना एन फैक्टर इज द नेट कटायनिक और नेट अनायनिक चार्ज। ठीक है, मॉड वैल्यू ले लेना, नेट कटायनिक या फिर नेट अनायनिक चार्ज। एक मिनट ना, शायद स्क्रीन टिल्ट हो गया, गिव मी 1 सेकेंड। सो नेट कटायनिक या नेट अनायनिक चार्ज है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपके साथ में, यहाँ पर सॉल्ट है और सॉल्ट का एन फैक्टर कैलकुलेशन मैं देख रहा हूं। सो कैसा रहेगा यहाँ पर, से NaCl सॉल्ट लिया आपने, तो उसका इन फैक्टर कितना रहेगा? 1। ठीक है, से आपने MgCl2 सॉल्ट लिया, तो उसका इन फैक्टर कितना रहेगा? 2। ठीक है, मान लो आपने AlCl3 सॉल्ट लिया, तो उसका इन फैक्टर कितना रहेगा? 3। वाई? बिकॉज अरे प्रतीक, आपका वीडियो बार बार ऑन हो रहा है, उसको स्टॉप कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, देन अगर मान लो मैंने लिया Al2O3, Al2O3 के केस में एन फैक्टर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप देखना, 2 अल्यूमिनियम के 3 प्लस आयन है, मतलब नेट कटायनिक चार्ज कितना हो गया? +6, है ना? या फिर 3 ऑक्साइड के आयन्स हैं, तो नेट अनायनिक चार्ज कितना हो गया? -6। तो आप मॉड वैल्यू लेते हुए या तो नेट कटायनिक चार्ज रिपोर्ट कर दो या नेट अनायनिक चार्ज रिपोर्ट कर दो, आपका एन फैक्टर आ जाएगा। तो Al2O3 का एन फैक्टर हो गया 6। ये समझ में आया? अगर मान लो मैं कैल्शियम फॉस्फेट का एन फैक्टर पूछूं आपसे, Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट, इसका एन फैक्टर बताओ कितना रहेगा? One. 6. 6 विल बी द करेक्ट आंसर। वापस से देखो ना, यहाँ पर 3 कैल्शियम 2 प्लस आयन्स हैं, तो नेट चार्ज कितना हो गया? +6। या फिर 2 फॉस्फेट आयन है, तो नेट अनायनिक चार्ज -6। तो आप या तो नेट कटायनिक चार्ज या नेट अनायनिक चार्ज रिपोर्ट कर दो, वो आपका एन फैक्टर रहेगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, K2C2O4, ये K2C2O4 क्या हो गया? पोटेशियम ऑक्सलेट। Six. 8. नहीं नहीं, यहां पर आप देखोगे कि K प्लस आयन है एंड ऑक्सलेट आयन है, C2O4 2-, तो 2 पोटेशियम के आयन है मतलब +2 और 1 ऑक्सलेट का आयन है मतलब -2, तो एन फैक्टर 2 हो गया।
समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में किस तरीके से आपको ये करना था, ये एक बार समझ में आया? एन फैक्टर कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे अब कुछ क्वेश्चन अगर इसके ऊपर पूछूंगा तो एक बार कोशिश करना कि आंसर दे पाओ। सो इसमें आपसे पूछ रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeCl2 इज, ठीक है। एंड मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया कि एटॉमिक वेट ऑफ Fe is 56 and atomic weight of chlorine is 35.5। क्या आंसर रहेगा आपका? $63.5 कितना बताया? 63.5 63.5। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आ जाएगा 56 प्लस 2 इंटू 35.5, राइट। सो ये आपका कितना हो जाएगा 71 प्लस ये 127 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर एन फैक्टर कितना रहेगा? एन फैक्टर FeCl2 का 2 रहेगा, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो ये 127/2 विच इज 63.5, ठीक है। इस तरीके से ये समझ में आया? ओके, अच्छा ठीक है। मुझे बताना एन फैक्टर ऑफ KHC2O4 as acid and as base कितना हो सकता है? सो एसिड की तरह एन फैक्टर 1 रहेगा क्योंकि ये एक H प्लस दे सकता है, ठीक है। ये एक्चुअली कैसा है, ये HC2O4 माइनस आयन हुआ ना, कहाँ से आता है? ये ऑक्सैलिक एसिड से आता है। तो ये एक H प्लस दे सकता है और एक H प्लस ले भी सकता है। सर बेस से 2। नहीं नहीं, बेस के केस में भी 1 ही रहेगा क्योंकि एक ही H प्लस ले सकता है ना ये, यस सर। ठीक है। अगर मैंने आपको ये दिया होता, ठीक है, एन फैक्टर ऑफ K2C2O4, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्ट की तरह ट्रीट करना चाह रहे हो, ठीक है, सॉल्ट की तरह ट्रीट करना चाह रहे हो तो भी आंसर आपका 2 रहेगा। या ये बेस की तरह ट्रीट करना चाह रहे हो तो ये क्या करेगा? 2 H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है ना, 2 H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है।
C2O4 2 माइनस जो आयन है, तो एज बेस इसका एन फैक्टर भी 2 रहेगा। ठीक है, Yes, sir. तो ये कुछ कुछ बेसिक है विच इज रिलेटेड टू नॉन रिएक्टिंग कंडीशन। ठीक है, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में। अच्छा, अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर मैं रिएक्टिंग कंडीशन वाला पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इन केस ऑफ रिएक्टिंग कंडीशन। ठीक है, रिएक्टिंग कंडीशन में कैसा रहेगा। सो रिएक्टिंग कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पर देखना, फॉर एसिड्स एंड बेस n factor is the actual number of H plus given or taken per molecule। ठीक है, पर मॉलिक्यूल वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिड्स एंड बेसेस के लिए एसिड H प्लस देते हैं और बेस H प्लस लेते हैं। तो जैसे मान लो ये एग्जांपल था, ठीक है, H3PO4, इसका इन फैक्टर आपको कितना बताया, आपने कितना बताया था इन फैक्टर कितना है इसका H3PO4 का? 3। ठीक है, H3PO4 नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में ऐसे रखा हुआ है तो मैं बोल दूंगा उसका इन फैक्टर 3 है। बट मान लो किसी ने मुझे रिएक्शन करके दिखाया और बोला कि ये रिएक्शन हो रहा है H3PO4 प्लस NaOH is giving NaH2PO4 plus H2O, और मुझसे अब कोई पूछ रहा है कि आप इसका एन फैक्टर बताओ कितना रहेगा H3PO4 का। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा मेरा, अब ये ऊपर की डेफिनेशन के हिसाब से इन द रिएक्शन। 3 नहीं, यहाँ पर देखो ना, एक्चुअल नंबर ऑफ H प्लस कितने दिए हैं H3PO4 ने? 1 एक ही दिया है ना, देने में तो 3 दे सकता है, बट इस रिएक्शन में तो उसने सिर्फ एक ही दिया है, तो हम इस रिएक्शन के अंदर इसका एन फैक्टर 1 ही बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ H प्लस गिवन। ठीक है, अगर मैं आपसे NaOH का पूछूंगा, NaOH ने क्या करा है, कितने H प्लस एक्सेप्ट करे हैं? जो ये OH माइनस है इसने एक H प्लस एक्सेप्ट करा है ना, yes sir अभी H2O बना दिया, तो इट हैज एक्चुअल नंबर ऑफ H प्लस एक्सेप्टेड। अच्छा, अगर ये सब ना पर मॉलिक्यूल वर्ड जरूरी है। अगर मान लो मैं ये रिएक्शन लिख देता हूँ H3PO4 प्लस NaOH is giving Na2HPO4 प्लस H2O। ठीक है, बैलेंसिंग करूं नहीं करूं उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट मान लो ये रिएक्शन है और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि H3PO4 का इन फैक्टर बताओ, तो आपका आंसर क्या रहेगा? H3PO4 एक्चुअली में कितने H प्लस दे रहा है? देखो ना, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कितने H प्लस देने पर ये प्रोडक्ट बना? 1 H3PO4 से कितने H प्लस निकले ताकि ये वाला प्रोडक्ट बन जाए, ताकि Na2HPO4 बन जाए? 2 H प्लस निकले ना, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो रिएक्टिंग कंडीशन में आपको बस ये देखना है कि एसिड कितने H प्लस दे रहा है या बेस कितने H प्लस ले रहा है पर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे NaOH के केस में कैसा है, NaOH के केस में अगेन इट एक्सेप्ट्स 1 H प्लस पर मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 H प्लस ने दो मॉलिक्यूल ने 2 H प्लस ले लिया ना, तो पर मॉलिक्यूल तो एक ही H प्लस एक्सेप्ट करा, तो इसलिए एन फैक्टर उसका 1 ही लेना है।
ये समझ में आया? ठीक है, ये एन फैक्टर कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो आपको एक आइडिया लगेगा। जैसे यहाँ पर पहले हम लोगों ने देखा नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में कैसा है। नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में जस्ट जितने पॉसिबल H प्लस दे सकता है या ले सकता है उनकी काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। बट जब रिएक्टिंग कंडीशंस की बात आती है तो रिएक्टिंग कंडीशंस में हमें देखना पड़ता है कि एक्चुअली में रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन दिए या फिर लिए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एसिड्स एंड बेसिस के लिए हो गया। अब दूसरे कंपाउंड्स के बारे में भी नोटिस करना। फॉर अदर कंपाउंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है। हम इसी को सबसे ज्यादा यूज करते जाएंगे चैप्टर में। यहां पर देखना एन फैक्टर is defined as number of moles of electron given or taken per mole of substance, ठीक है। या तो ये डेफिनेशन यूज कर लो या एक और डेफिनेशन यूज कर सकते हो। n factor is defined as net change in oxidation state per molecule, ऐसे भी डिफाइन करता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे अपन ने ये वाला एग्जांपल लिया था, जिंक प्लस HCl गिव ZnCl2 प्लस H2। तो इसमें आप नोटिस करना जिंक 0 से +2 में जा रहा है और हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रहा है, एंड क्लोरीन -1 का -1 में ही है, ठीक है। तो अगर अब मैं आपसे इनके एन फैक्टर पूछता जाऊं, हर एक स्पीशीज का एन फैक्टर, तो आप नोटिस करना आप मुझे कैसा जवाब दोगे। जिंक का अगर मैं एन फैक्टर पूछूंगा आपसे, तो 0 से कहां पर जा रहा है, +2 में, तो कितने का चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट का, 2 का चेंज आया, है ना। और कितने एटम्स है पर मॉलिक्यूल, एक ही एटम है पूरे मॉलिक्यूल में, हम तो ये देखेंगे जिंक में, तो एन फैक्टर इसका 2 रहेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे HCl का एन फैक्टर पूछूंगा, ठीक है, HCl का एन फैक्टर कैसा रहेगा। HCl के एन फैक्टर में क्लोरीन तो कुछ नहीं कर रहा, क्लोरीन तो -1 का -1 में ही है। हाइड्रोजन कहां से कहां जा रहा है, +1 से 0 जा रहा है, तो कितने का चेंज आ गया, 1 का, ठीक है। हमें जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज से मतलब है, साइन वाइन से नहीं मतलब है। एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि कितने का चेंज आ रहा है। तो हाइड्रोजन +1 से 0 जा रहा है, तो 1 का चेंज आया। और इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एक ही एटम है हाइड्रोजन का, सर हाँ। Cl भी रहा उधर प्रोडक्ट में, तो कुछ चेंज आएगा Cl2 में, फिर भी उसका एन फैक्टर कितना रहेगा। बहुत बढ़िया, तुमने ये डाउट पूछा मुझसे, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में देखना, स्टार्टिंग में मैं सिंपल केस लूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं ऐसे केस लूंगा जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन शो कर रहा होगा कंपाउंड में, फिर मैं धीरे धीरे केसेस कॉम्प्लेक्स करूंगा, ठीक है। मैं ऐसा केस भी लूंगा कि जहां पर मान लो ABCD कंपाउंड है, उसमें A भी चेंज कर रहा है, B भी चेंज कर रहा है, C भी चेंज कर रहा है, D भी चेंज कर रहा है, बट धीरे धीरे, ठीक है। एक साथ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाऊंगा मैं। तो अभी आपका डाउट एकदम वैलिड है, बट हम इसको अगले लेक्चर में या उसके अगले लेक्चर में जरूर हैंडल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर ZnCl2 का देखना। ZnCl2 का एन फैक्टर कोई पूछेगा तो कैसा जवाब देंगे। क्लोरीन तो एज इट इज है, क्लोरीन में चेंज नहीं आया। जिंक में कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया, और एक ही मॉलिक्यूल है, सॉरी एक ही एटम है जिंक का पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है।
अच्छा, ये ऑब्जर्व करना, अगर मैं आपसे हाइड्रोजन गैस का एन फैक्टर पूछूंगा H2 का, तो कितने का एन फैक्टर रहेगा यहाँ पर? देखो आप, +1 से 0 जा रहा है, यानी कि 1 का चेंज आया है। ठीक है, दिस इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एंड कितने एटम्स हैं मॉलिक्यूल में? 2 एटम्स हैं। एटम्स पर मॉलिक्यूल 2 है, तो मेरा इन फैक्टर 1 into 2 दैट इज 2 रहेगा, क्योंकि मेरी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं वो देखना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ऑब्जर्व करना, लेट मी टेक स्लाइटली बड़ा एग्जांपल, KMnO4 प्लस FeSO4, ठीक है, दिस इज गिविंग इन एसिडिक मीडियम MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, ये मेरे पास में एग्जांपल है। अब इसमें आप कैलकुलेशन करोगे तो मैंगनीज +7 से +2 जाएगा एंड आयरन +2 से +3 जाएगा। ठीक है, बाकी सब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी है यहाँ पर आप देखोगे, पोटेशियम +1 है तो पोटेशियम यहाँ पर भी +1 ही रहेगा। ऑक्सीजन -2 है तो यहाँ पर सब जगह ऑक्सीजन -2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, सल्फर +6 है तो सल्फर प्लस सब जगह +6 ही रहेगा, सल्फर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन +1 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन +1 ही रहेगा। तो जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ Mn और आयरन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो मैं बाकियों को हटा देता हूँ, वो जस्ट डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा एन फैक्टर, ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका एन फैक्टर कितना है, तो यहाँ पर आप देखोगे +7 से +2 जा रहा है, यानी कि 5 का चेंज। और कितने एटम है मैंगनीज के इन द मॉलिक्यूल? एक ही एटम है, तो इसका एन फैक्टर 5 आ गया। अगर मैं आपसे FeSO4 का इन फैक्टर पूछूंगा, तो इसमें आयरन +2 से +3 जा रहा है, एक का चेंज। और कितने एटम है आयरन के? एक ही एटम है। अच्छा, अब आप मुझे इन दोनों का इन फैक्टर बस कैलकुलेट करके बता दो कितना होगा, MnSO4 का एंड Fe2SO4 का होल थ्राइस का। MnSO4 का इन फैक्टर कितना होगा? फाइव। हाँ हाँ, बोलो, आवाज ब्रेक हो रही है, तुम टाइप भी कर सकते हो। 5 सर, 5। हाँ 5 एकदम सही। तो 5 का चेंज आया और एक ही मैंगनीज का आइटम है पूरे मॉलिक्यूल में, तो 5 आ गया। और इसका बता दो, आयरन वाला जो कंपाउंड है ये फेरिक सल्फेट, इसका इन फैक्टर कितना आएगा? इसमें भी एक का चेंज आएगा, बट यहाँ पर आप नोटिस sir. करोगे 2 एटम्स थे। हाँ, तो एन फैक्टर यहाँ पर 2 आएगा। बहुत बढ़िया। तो अब आपको एन फैक्टर निकालना भी आ रहा है। ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में, अभी आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, बस मेरा आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि अगली क्लास में आज जो मैंने पढ़ाया है वो आप पढ़ के आ जाओ। ठीक है, आज जो पढ़ाया है उसका रिवीजन करके आ जाओ। मैं इसका, ये जो मैंने लिखा है इसका PDF भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, एज वेल एज वीडियो लेक्चर का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, जो ये रिकॉर्डिंग है आज की। तो एक बार इसका रिवीजन करके अगली क्लास में आ जाओ ताकि हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, ऑल राइट। Yes, कोई sir. डाउट है? कोई डाउट है आप लोगों को? कुछ पूछना है मुझसे? शेयर कहाँ पे करोगे? मैं आशीष को भेज दूंगा, वो आप लोगों के ग्रुप पे भेज देगा।
ठीक है? ओके सर। या फिर मैं एक्चुअली ऐसा करता हूँ, मैं आशीष से बात करके मैं भी खुद ग्रुप पे ज्वाइन हो जाऊंगा, तो उसमें आपको कुछ पूछना करना होगा तो ग्रुप में मुझसे पूछ भी लेना। ओके सर। ठीक है, चलो, ऑल राइट, फिर आज का लेक्चर क्लोज करें। यस सर। चलो, थैंक यू गाइज, बाय।